मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। सबसे पहले बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, श्रीनगर से आ रही। श्रीनगर के नौगाम इलाके में बम मिला है, जिसके बाद इलाके को सील कर दिया गया। बम निरोधक दस्ता फिलहाल मौके पर मौजूद है। आपको बता दें पूरे इलाके को फिलहाल सील किया गया है। आसपास भी क्या और ऐसी जगहों पर बैग मिले, क्या बम वहां हो सकता है, इसके लिए सर्च ऑपरेशन भी इलाके में चल रहा है। आपको बता दें श्रीनगर से ये बड़ी खबर, श्रीनगर के नौगाम इलाके में ये बम मिला, जिसके बाद इलाके को सील किया गया। बताया जा रहा है कि एक बैग में ये बम मिला है। बम निरोधक दस्ता भी फिलहाल मौके पर मौजूद है। ये दो तस्वीरें श्रीनगर में, जहां एक तरफ बम मिला, वहीं बम नाकाम करने की कोशिश भी यहां पर हो रही है। कोशिश ये है कि इलाके को पहले सील करके वहां आसपास से लोगों को हटाया जाए। साथ ही साथ क्या और भी ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर इसी तरह बम रखा गया हो, इसकी तलाश भी हो रही है। श्रीनगर के नौगाम इलाके में बम मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया, इलाके को सील किया गया है और बम निरोधक दस्ता इस वक्त मौके पर मौजूद है। तो श्रीनगर में जानकारी मिली कि एक बैग दिखा, लोगों ने इसकी जानकारी सुरक्षा बल को दी, जिसके बाद जब टीमें वहां पर पहुंची तो ऐसी आशंका जताई गई कि उसमें बम है। फिलहाल पूरे इलाके को सील किया गया है। अपडेट क्या है रिफत? टाल दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी लगी हुई है और काफ़ी देर तक यहाँ पे जो है आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस रही और जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो यहाँ पे आया था और उसके बाद इस जो है आईडी जो यहाँ पे रखी गई थी उसको कंट्रोल ब्लास्ट किया गया, ट्रिगर किया गया और ये कहा जा सकता है कि जो खतरा था, अगर ये आईडी ब्लास्ट होती तो शायद किसी न किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। हालांकि ये हाईवे से काफ़ी दूर थी तो न जाने टारगेट क्या था, क्योंकि अगर हम इस टारगेट की बात करें तो ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से शायद शिद्दत हाईवे पे कम होती जिस तरीके से अभी ये ब्लास्ट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश होती। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है अभी भी आर्मी सीआरपीएफ और पुलिस लगी हुई है। हाईवे पे काफ़ी देर तक जो है ये ट्रैफिक बंद था और आप देख सकते हैं ड्रोन के ज़रिए काफ़ी चीज़ें आजकल आसान हो गई हैं और ड्रोन के ज़रिए किसी भी आईडी मटेरियल तक पहुँचाया जा रहा है। और अब ये ड्रोन वापस लाया जा रहा है क्योंकि अब ब्लास्ट किया गया और ये कहा जा सकता है कि अब खतरा टल गया। जैसा लगता था कि ये आईडी जी। रिफत जरा बताइए, ये इलाका जहां पर आप मौजूद हैं, ये इलाका कैसा था और कैसे इसकी जानकारी सुरक्षा बल को मिली? हाईवे तक तकरीबन 100 मीटर दूर है ये नेशनल हाईवे से, लेकिन जिस तरीके से ये आईडी रखी गई थी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए रखी गई होती और अभी ज़ोरदार धमाका हुआ और ज़ोरदार धमाके के साथ इस आईडी को डिफ्यूज़ किया गया। क्या रिफत इलाके में कुछ और ऐसे बैग वैग मिलने की भी जानकारी मिल रही है, इसलिए अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा एरिया है ये नेशनल हाईवे है और ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और यहाँ पे नया हाईवे भी बना है और दोनों एरियाज़ का ट्रैफिक जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्मी सीआरपीएफ पुलिस ने अब ट्रैफिक को जाने की इजाज़त दी। हालांकि यहाँ पे भारी प्रेजेंस है आर्मी की, सीआरपीएफ की और पुलिस की। और एग्जैक्ट दिखाना चाहूँगा, ये हाईवे है और ये वो स्पॉट है जहाँ पे ये आईडी रखी गई थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आज 1 साल के बाद यहाँ पे ट्रेन सर्विस शुरू होने वाली थी और रेलवे स्टेशन जो है नौगाम का रेलवे स्टेशन वो सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर है यहाँ से। और अब जिस तरीके से ये धमाका हुआ तो ये कहा जा सकता है कि जो आईडी यहाँ पे रखी गई थी वो डिफ्यूज हो गई और अब ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वापस आएगा। एक रिपोर्ट भी देख लेते हैं। अभी हम नौगाम के एरिया में हैं और जहाँ पे ही ये एक्सप्लोसिव मटेरियल मिला है बैग में और आप देख सकते हैं ये सारा स्पॉट है, यहाँ पे अभी आर्मी है और ये पूरा एरिया है। आप जिस तरीके से देख सकते हैं सीआरपीएफ पुलिस और आर्मी लगी हुई है। आर्मी का बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो यहाँ पे है और इस मटेरियल को डिफ्यूज़ करने के लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड स्पॉट पे है। हाईवे को काफ़ी देर तक बंद किया गया और अभी भी आप देख सकते हैं किस तरीके से आर्मी के जो लोग हैं वो काफ़ी सारा मटेरियल वहाँ पे पहुँचा रहे हैं जिससे इस आईडी को डिफ्यूज़ करना है। ये आरोपी जो है रोड ओपनिंग पार्टी आर्मी सीआरपीएफ की और उनको ये स्पॉट हुआ था यहाँ पे एक सस्पिशियस तरीके से एक बैग और उसके बाद ही यहाँ पे पूरा ट्रैफिक रोक दिया गया। और अब ये जो बताया जा रहा है या तो इसे डिफ्यूज़ किया जाएगा या इसको जो है ट्रिगर किया जाएगा और उड़ा दिया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे आर्मी और पुलिस को आप देख सकते हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। काफ़ी देर तक जो है हाईवे पे
ट्रैफिक की मूवमेंट रुकी रही है। एग्जैक्ट स्पॉट है जो आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे ये ब्रिज जो है, ब्रिज के साथ में ये मटेरियल मिला था और साथ ही यहाँ आज से रेलवे सर्विस शुरू होनी थी बानिहाल से लेके बारामुल्ला तक, लेकिन जिस तरीके से ये आईडी यहाँ पे रिकवर हुई तो काफ़ी लोगों को उससे मुश्किलात हुई, वो पहुँच नहीं पाए। लेकिन आज से रेलवे सर्विस 1 साल के बाद जो है बानिहाल से लेके बारामुल्ला तक शुरू हुई। सुबह बारामुल्ला से ट्रेन गई बानिहाल के लिए और बानिहाल से भी ट्रेन आएगी बारामुल्ला के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद इसको ट्रिगर नहीं किया जाएगा, लेकिन काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो वहाँ पे पहुँचाया गया इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को ट्रिगर करने के लिए, ताकि इस हादसे को रोका जाए। लेकिन ये हाईवे से काफ़ी दूर रखी गई है, न जाने क्या मंसूबा होगा उनका जिन्होंने ये प्लांट की है, लेकिन काफ़ी दूरी पर ये रखी गई है हाईवे से। हाईवे ये जो आप जिस स्पॉट पे हम हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्मी है, सीआरपीएफ भी है, और वहाँ पे ये एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो डिटेक्ट हुआ है और अब उसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा ने सीबीआई नोटिस का जवाब दिया है। उनका कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें किस बारे में नोटिस भेजा गया। रुजिरा ने सीबीआई से कल तक का वक्त मांगा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, रुजिरा ने सीबीआई नोटिस का जवाब दिया और ये भी कहा कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है, उन्होंने किस बारे में दरअसल उन्हें नोटिस थमाया। साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई से कल तक का वक्त मांगा है। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आशिका, यानी कल तक का वक्त मांगा है सीबीआई से? बिल्कुल साफ साफ कहा है चिट्ठी में कि मुझे मालूम तो नहीं है कि किस लिए मुझे सवाल जवाब मुझसे किया जा रहा है, लेकिन कल 11 से 3 के बीच में मेरे घर आइए, मुझसे सवाल कीजिए और पहले से अपना शेड्यूल हमें बता दीजिए। तो रुजिरा नरूला की तरफ से या रुजिरा बनर्जी की तरफ से ये जवाब सीबीआई की नोटिस का दिया जा चुका है। मैं इस समय यहाँ पर खड़ी हूँ उपहार अपार्टमेंट, जहाँ पर आज रुजिरा बनर्जी की जो बहन है मेनका, उनके साथ यहाँ पर पूछताछ होगी। अब जो सीबीआई की टीम है वो रवाना हो चुकी है, किसी भी समय यहाँ पर पहुँचेगी और ऊपर टावर नंबर 3 जहाँ पर वो रहती हैं उनसे जाकर के सवाल जवाब होगा। कई बैंक अकाउंट्स को खंगाला जा रहा है, कुछ लंदन के बैंक अकाउंट्स हैं जिसके मामले में रुजिरा की बहन के साथ पूछताछ होने वाली है, और उधर थाईलैंड के भी कुछ बैंक अकाउंट्स हैं। एक तरफ जो सीबीआई की टीम है वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करना चाह रही है, वहीं उनकी साली जो हैं उनके साथ भी आज ये पूछताछ होगी। आरोप ये हैं कि कोयला तस्करी का जो पैसा है अवैध रूप से उनके जरिए विदेश तक गया है। बिल्कुल आप रहिए आशिका। देखिए, कोयला तस्करी मामले में आज सीबीआई जो है वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी की बहन, जिस तरीके से आशिका भी जानकारी दे रही हैं, तो अभी भी मेनका गंभीर के घर पहुंच सकती हैं, उनसे पूछताछ होगी। ये पूछताछ सुबह 11 बजे मेनका गंभीर के घर पर ही होगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा और उनकी बहन मेनका को कल सीबीआई ने पूछताछ का नोटिस दिया था, और ये बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा को जल्द ही दूसरा नोटिस भी भेजा जाएगा। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को कल ही कोयला तस्करी मामले की जांच में शामिल होने को कहा गया है। सीबीआई ने कोयला तस्करी घोटाले के मामले में नवंबर 2020 में पहली एफआईआर दर्ज की थी। बीते एक हफ्ते के दौरान सीबीआई ने मामले की जांच तेज की। शुक्रवार को ही सीबीआई ने बंगाल के 4 जिलों में 13 जगहों पर छापेमारी भी की। ये सीबीआई का काम कर रहा है, ऐसे इसमें कुछ राजनीति नहीं है। तृणमूल को पता है, क्योंकि जब 2016 में उन्होंने लड़ा था उस टाइम में भी शारदा नाडा हुआ था, उस टाइम में भी जब इसका पूरा इंक्वायरी चल रहा था उस टाइम में बोला था नहीं इसमें कुछ है। ममता बनर्जी उस टाइम में भी स्वीकार किया था, जो चोरी किया है उसको अभी टिकट उन्होंने नहीं देंगे। आशिका हमारे साथ मौजूद है। आशिका, जिस तरफ देखिए, एक तरफ तो मेनका जो है उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंचने वाली है, उसको जरा अपडेट दीजिएगा कितनी देर में पहुंच सकते हो। क्या मेनका ने भी कुछ समय मांगा है अपनी बहन की तरह सीबीआई से?
देखिए, मेनका ने कल ही नोटिस स्वीकार करने के साथ कह दिया था कि आज वो सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद लगभग 11 बजे का समय तय हुआ है। 10:33 पर लगभग ये टीम जो है रवाना हुई है सीबीआई की, और अब किसी भी समय यहाँ पर पहुँच सकती है। मैं मौजूद हूँ, पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाऊँगी। उधर रुजिरा बनर्जी का जब से जवाब पहुँचा है, सीबीआई की टीम ये तय करने में लगी हुई है कि कल कब और कितने बजे जा कर के रुजिरा से सवाल पूछने हैं। तो दोनों तरफ जो है, दोनों बहनों पर शिकंजा सीबीआई का, और जो आरोप लग रहे हैं कोयले के पैसे के, अवैध तस्करी के ज़रिए ये पैसा जो बनाया गया है शेल कंपनीज़ के द्वारा, ये आरोप है कि इसे विदेश भेजा गया है, जिसकी वजह से रुजिरा बनर्जी का नाम सामने आ रहा है। थाईलैंड के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं, लंदन के कुछ बैंक अकाउंट्स हैं जिनको खंगाला जा रहा है, और इन्हीं लंदन के जो विशेष बैंक अकाउंट्स हैं उनके बारे में जानने के लिए सीबीआई की टीम यहाँ पर आ रही है। उपहार में मेनका गंभीर से सवाल जवाब होंगे, काफ़ी लंबा चल सकता है ये सेशन, और इसके बाद कल जब रुजिरा से सवाल जवाब होंगे तब आगे क्या होगा, सीबीआई का क्या रुख होगा, ये साफ हो पाएगा। लेकिन जो नाम अभी सामने आ रहे हैं, अनुपमा जी, जिसकी संपत्ति को कुर्क करने के लिए कोर्ट से जो है सम्मन भी सीबीआई ले चुकी है। दूसरी तरफ विनय मिश्रा का नाम आ रहा है, जिनको भगोड़ा घोषित कर चुकी है सीबीआई। तो इनके ज़रिए आरोप यह है कि शेल कंपनी बना करके ये पैसे विदेश भेजे जा रहे थे। आरोप ठीक है। आशिका जरूर रही है आप साथ। देखिए, अभिषेक बनर्जी की पत्नी और उनकी बहन को कोयला घोटाले के मामले में सीबीआई का नोटिस दिए जाने के बाद बीजेपी ने टीएमसी पर हमले तेज कर दिए। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आने वाले शुवेंदु अधिकारी ने तो कोयला घोटाले का पैसा अभिषेक के घर जाने का आरोप लगाया। शुवेंदु अधिकारी ने थाईलैंड बैंक की एक डिपॉजिट स्लिप भी जारी की और ये दावा किया कि ये स्लिप में रुजिरा नरूला का नाम है, जो कि अभिषेक बनर्जी की पत्नी है। शुवेंदु का आरोप है कि कोयला और रेत की तस्करी का पैसा थाईलैंड और बैंकॉक भेजा गया। शुवेंदु अधिकारी ने साथ ही ये आरोप भी लगाया कि कोयला घोटाले के मास्टरमाइंड अनूप मांझी उर्फ लाला से अभिषेक बनर्जी के घर कमीशन पहुंचता था। ये कोई लालबाग की पुलिस थोड़ी है सीबीआई कि किसी को भी 302 में फंसा देती है, किसी को भी रेप में फंसा देती है, किसी को भी एनडीपीएस में फंसा देती है। लालबाग की पुलिस में और सीबीआई में अंतर है। सीबीआई एक जवाबदार संस्था है, इस देश की वो संस्था है जिसका सारे विश्व के अंदर नाम है, और इसलिए इसके ऊपर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है टीएमसी के लोगों का। पहले अपना प्रदेश संभालें, अपनी पुलिस को संभालें, अपने ममता जी अपने परिवार के लोगों को संभालें। हमें जहां एक तरफ देखिए जांच हो रही है, वहीं सियासी पारा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और उसी का नतीजा है कि बीजेपी सीधे टीएमसी को घेर रही हो। टीएमसी कह रही है कि भाई डराइए मत, हम डरने वाले नहीं है। जी बिल्कुल, कल का जो प्रकरण हुआ है और उसके बाद जो जांच शुरू हुई है, उसकी शैडो है, उसकी परछाई पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब हमें देखने को मिलेगी। हर एक जनसभा में अगर बीजेपी अपनी ओर से शीर्ष नेताओं की जनसभा प्लान कर रही है, तो ममता जगह जगह जाकर पश्चिम बंगाल में जनसभा कर रही है, और दोनों जगह ये बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से कि पुलिस का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ममता कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और हमें डराने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि दोनों तरफ के जो उत्पीड़न का जो दावा है किसको सही मानती है और कैसे देखती है। लेकिन लगातार अब से जब तक रिजल्ट नहीं आते, इस प्रकरण का जो जिक्र है वो लगातार चुनावी रैलियों, चुनावी सभा में जिक्र हमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, रहिए जरा साथ। अभिषेक बनर्जी की पत्नी को सीबीआई का नोटिस मिलने के बाद ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के डराने से वो डरने वाली नहीं। আর আমি তো শুনেছি কখনো কখনো বলছে দিল্লির কোনো কোনো নেতা বাঙালিদের মেরুদণ্ড কি করে ভেঙে দিতে হয় আমরা জানি। আমি বলি আসুন না একটু চেষ্টা করে দেখুন না। অনেকবার তো ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন, আজও করছেন। আপনাদের ধমকানি চমকানি আর জেল টেল দেখি প্লিজ আমাদের ভয় দেখাবেন না। नीतीश, देखिए जांच तो चल रही है, लेकिन यहाँ टीएमसी जवाब भी दे रही है, और टीएमसी ये सवाल कर रही है कि आखिरकार जब अब चुनाव सर पर हैं, ऐसे वक्त पर ही ये सीबीआई की टीम क्यों पहुंचती है?
और ऐसा पहली बार नहीं है कि हुआ है। शारदा स्कैम में भी इसी तरह चलते रहे। हाँ, कह सकते हैं कि टाइमिंग अभी इलेक्शन का वक्त है तो टीएमसी ये कह रही है, लेकिन अगर आप इसकी पड़ताल की बात करें, इन्वेस्टिगेशन की, तो 27 नवंबर 2020 को ही सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद से ही लगातार इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। और बीच में अभी शुक्रवार को, पिछले शुक्रवार को 13 जगहों पर वेस्ट बंगाल के छापेमारी की गई थी, जिसमें हुगली, बांकुड़ा वगैरह सब शामिल हैं इलाके। तो जो इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आ रहे हैं, हो सकता है टीएमसी कह रही हो कि ये अभी इलेक्शन के वक्त ऐसा करने की कोशिश की जा रही है, माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही जो तथ्य सामने आई है वो, उसके बाद ये सारे फैक्ट्स निकले हैं कि जो कोल माफिया हैं उनके जरिए पैसा अकाउंट में पहुंचा है थाईलैंड और तो देखिए तमाम आरोप लग रहे हैं और इसीलिए सीबीआई इसकी जांच कर रही है। लेकिन अब टीएमसी सियासी मायने भी इसके लगा रही है और ये कह रही है टाइमिंग पर दरअसल सवाल उठाते हुए टीएमसी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस ने सीबीआई नोटिस की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए और सीबीआई के इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। एक तरफ अभिषेक बनर्जी के कंप्लेंट के ऊपर नोटिस जारी होता है न्यायालय से अमित शाह के खिलाफ डिफेमेशन केस में, और उसके दूसरे दिन सीबीआई का नोटिस उनको आता है कि उनकी पत्नी से पूछताछ करनी है। तो ये क्या है? पिछले 6-7 साल से ये ट्रेंड है और रणनीति है भारतीय जनता पार्टी के कि कोई हमारे खिलाफ बोलता है, रह जाता है, कहने की हिम्मत करता है, तो उसके पीछे जांच एजेंसियां लगा दो। तो आशिका, ये सवाल भी अब उठने लग गए हैं, चाहे वो टीएमसी और चाहे कांग्रेस, की आखिरकार जब भी आवाज सरकार के खिलाफ उठाई जाती है तो सीबीआई जांच हो जाती है, और यही बात पूनिया भी कह रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, मुद्दा बड़ा होगा, चुनावी मुद्दा बनेगा। टीएमसी और बीजेपी दोनों ही इसका फायदा उठाएंगे। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है अभिषेक बनर्जी पे, चाहे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी बड़ा नेता बीजेपी का हो, तोलाबाजी, सिंडिकेट, कट मनी, ये शब्द ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाने के लिए, भ्रष्टाचार का। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सबूत मिल गया है सीबीआई के शिकंजा कसने से, और वहीं टीएमसी इसे पॉलिटिकल वेंडेटा बताते हुए खुद को विक्टिम कार्ड जो है वो खेल रही है, ये कह सकते हैं। तो दोनों ही दल इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बड़ा मुद्दा बनेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा जरूर। ठीक है, रहिए जरा आशिका साथ। वहीं प्रधानमंत्री मोदी देखिए आज बंगाल और असम के दौरे पर हैं और इस दौरान पीएम मोदी दोनों राज्यों को कई परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे असम के धेमाजी के सिलापाथर में आयोजित एक कार्यक्रम में तेल और गैस क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम करीब 4:30 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली में कई रेलवे परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कालीघाट और दक्षिणेश्वर के 2 प्रसिद्ध विश्व काली मंदिरों को जोड़ने वाली मेट्रो को हरी झंडी भी दिखाएंगे। साथ ही हुगली में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमित हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, क्या कार्यक्रम रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का? देखिए, पश्चिम बंगाल में 2 अहम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एक तो इस डनलप ग्राउंड में जनसभा करेंगे। डनलप स्टेट ग्राउंड है, ये हुगली, कोलकाता से सटा हुआ हुगली इलाके का है। ऐतिहासिक ग्राउंड है, बहुत ही बड़ी डनलप फैक्ट्री यहाँ पर चलती थी। पिछले 10 सालों में पहली बार कोई बड़ा नेता इस विशालकाय मैदान में यहाँ पर आ रहा है और जनसभा कर रहा है। इससे पहले ममता बनर्जी ने करीब 10 साल पहले यहाँ पर जनसभा की थी, और उससे पहले वाम दलों का जब शासन था तब उनके नेताओं ने यहाँ पर सभा की थी। और यहीं पर पीएम मोदी करीब 3:45 बजे 3:45 के आसपास सभा करेंगे, और उसके बाद 4:30 बजे पश्चिम बंगाल में ही कोलकाता के पास कुछ रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे। ये पश्चिम बंगाल के बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां कोरोना के नए मामलों के तेजी से बढ़ने की वजह से कई जगहों पर आंशिक लॉकडाउन के साथ 2 जगहों पर रात की कर्फ्यू लगा दिए गए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीधे लापरवाही बरतने वाले लोगों को चेतावनी जारी की और कहा कि अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो फिर से लॉकडाउन जैसी सख्ती बरती जा सकती है।
महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,971 नए मामले सामने आए, जिसके बाद राज्य की ठाकरे सरकार की चिंताएं और बढ़ गई। पिछले 24 घंटों में 40 लोगों की मौत हुई। अकेले अगर मुंबई की केवल बात करें तो मुंबई में 921 नए मरीज मिले और राज्य में इन नए आंकड़ों के साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों का आंकड़ा 21 लाख के पार हो गया। चाहिए लॉकडाउन चाहिए, हाँ या ना? अरे भाइयों और बहनों, आप जो कह रहे हैं, मेरी आवाज आप तक आ रही है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। देखते हैं येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये किती जणांना लॉकडाऊन हवा आहे, किती जणांना लॉकडाऊन नको आहे। आणि म्हणून पुन्हा एकदा शेवटी सांगतो, मास्क घाला, लॉकडाऊन टाळा, मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। और बड़ी खबर आ रही है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से जुड़ी, जिन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 1 मार्च तक अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। तो कोरोना की वजह से ये बड़ा फैसला उन्होंने लिया। दरअसल उनका ये फैसला रहा कि जो भी कार्यक्रम उन्हें करने थे सार्वजनिक तौर वाले, वो फिलहाल वो कार्यक्रम रद्द कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में सार्वजनिक लोग इकट्ठा हो, सार्वजनिक कोई कार्यक्रम हो, वो ठीक नहीं होगा। और उसी के मद्देनजर ये बड़ा कदम दरअसल उन्होंने उठाया। शरद पवार से जुड़ी ये बड़ी खबर, जिन्होंने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 1 मार्च तक अपने सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए। आशीष हमारे साथ अपडेट के साथ। आशीष। अर्पिता, इस समय हम खड़े हैं दादर स्टेशन के परिसर में, जहां पर बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे जो शॉप्स हैं, जो सार्वजनिक यहाँ पे जगह हैं, वहाँ पर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे साथ बीएमसी के अधिकारी सावंत साहब मौजूद है। सावंत साहब, सुबह से आप रेड्स कर रहे हैं दादर स्टेशन के परिसर में, क्या कुछ आपका अनुभव है? लोग मास्क लगा रहे हैं या क्या हो रहा है? अभी हमारा ये अनुभव है, कल मुख्यमंत्री महोदय ने इंटरव्यू दिया, जनादेश दिया है कि सब लोगों ने मास्क पहनना जरूरी है, सब लोगों ने सोशल डिस्टेंस पालना जरूरी है, बार बार हाथ धोना करना जरूरी है। ऐसा बहुत लोग इधर अभी 95% लोग मास्क पहन रहा है, लेकिन जो नहीं डाल रहा है मास्क वो हमारे से आर्गुमेंट कर रहा है, क्योंकि उनसे हम 200 रुपये फाइन ले रहा है। कई लोग 200 रुपये फाइन दे रहा है, कई लोग आर्गुमेंट कर रहा है, कई लोगों के ऊपर पुलिस भी कार्रवाई हमने किया है। ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है। साफ तौर पर इनका कहना है कि ज़्यादातर लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं, और जब बीएमसी के अधिकारी उनसे जुर्माना लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उल्टा बीएमसी के अधिकारियों के साथ जो महिला मार्शल्स हैं उनके साथ यहाँ पर आर्गुमेंट किया जा रहा है। बड़ी एक और खबर आ रही है मुंबई से ही, जहां बीएमसी ने कोरोना पर काबू पाने के लिए 1017 इमारतें जो हैं वो सील कर दी हैं, जबकि 68 स्लम इलाके सील किए गए हैं। और बड़ी बात तो ये है कि इन सील की गई इमारतों में रहने वाले लोगों की संख्या 2,75,151 है। मतलब ये है कि फिलहाल इतने लोगों को इमारत सील रहने तक बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में अब कोरोना की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मुंबई के नाहूर इलाके में, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर बीएमसी द्वारा जो है कई इमारतों को सील कर दिया गया है। ये जो तस्वीरों में आपको इमारत दिखाई दे रही है वो वहां पर कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं, जिसकी वजह से बीएमसी ने ये इमारत सील कर दी गई है। बार बार बीएमसी द्वारा और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा जो है लगातार लोगों को ये हिदायत दी जा रही है कि कोरोना के लिए जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों का पालन किया जाए, लेकिन इसके बावजूद कई लोग जो है वो नियम मेरी दृष्टि से बहुत अहम है। बजट के बाद डिफेंस सेक्टर में क्या नई संभावनाएं बनी हैं, हमारी आगे की दिशा क्या हो, इस बारे में जानकारी और मंथन दोनों जरूरी हैं। जहां हमारे वीर जांबाज ट्रेनिंग लेते हैं, वहां हम अक्सर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखते हैं
कि शांति काल में बहाया हुआ पसीना युद्ध काल में रक्त बहने से बचाता है। यानी शांति की प्री कंडीशन है वीरता। वीरता की प्री कंडीशन है सामर्थ्य, और सामर्थ्य की प्री कंडीशन है पहले से की गई तैयारी, और बाकी सब उसके बाद आते हैं। हमारे यहाँ ये भी कहा गया है, सहनशीलता, क्षमा, दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। साथियों, हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने का भारत के पास सदियों पुराना अनुभव है। आजादी के पहले हमारे यहाँ सैकड़ों ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां होती थी। दोनों विश्व युद्धों में भारत से बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर भेजे गए थे, लेकिन आजादी के बाद अनेक वजहों से इस व्यवस्था को उतना मजबूत नहीं किया गया जितना किया जाना चाहिए था। हालत ये है कि स्मॉल आर्म्स के लिए भी हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता है। आज भारत विश्व के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से है, और ये कोई बड़े गौरव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि भारत के लोगों में सामर्थ्य नहीं है। आप देखिए, जब कोरोना शुरू हुआ तब भारत एक भी वेंटिलेटर नहीं बनाता था। आज भारत हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहा है। मंगल तक पहुंचने की क्षमता रखने वाला भारत आधुनिक हथियार भी बना सकता था, लेकिन बाहर से हथियार मंगाना बहुत इजी वे हो गया था। और मनुष्य का स्वभाव भी ऐसा ही है कि जो सरल है वो आसानी से जो मिलता है, चलो भाई उसी रास्ते पर चल पड़ो। आप भी आज अपने घर जाकर के अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि जाने अनजाने ऐसी कितनी ही विदेशी चीजों का आप बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं। डिफेंस के साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब आज का भारत इस स्थिति को बदलने के लिए कमर कस के काम कर रहा है। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया, और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने एमएसएमई सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरणों के इंडक्शन, सर्विसेज की प्रक्रियाओं में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत सरल हो गया है
और हमारे सभी डिफेंस फोर्स के सभी तीनों विंग के सहयोग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। आजादी के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। साथियों, मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है। सरकार ही एकमात्र बायर है। सरकार स्वयं मैन्युफैक्चरर भी है और सरकार की अनुमति के बिना एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। डी लाइसेंसिंग, डीरेगुलेशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन, ऐसे अनेक उपायों के साथ हमने इस सेक्टर में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि मुझे इन सारे प्रयासों के लिए सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा मदद यूनिफॉर्म फोर्सेस की लीडरशिप से मिली है। वे भी एक प्रकार से इस बात को बल दे रहे हैं, इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, जब डिफेंस फोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ व्यक्ति वो जब इस बात को कहता है ना, तब उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि जो यूनिफॉर्म पहन करके खड़ा है उसके लिए तो जीवन और मृत्यु का जंग होता है। वो अपना जीवन संकट में डालकर देश की रक्षा करता हो, और वो जब आत्मनिर्भर भारत के लिए आगे आया हो तो कितना सकारात्मक और उत्साह से भरा हुआ वातावरण होगा, इसकी आप भली भांति कल्पना कर सकते हैं। आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो भारत में ही रोजगार निर्माण का काम करेगी। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो अपनी रक्षा जरूरतों के लिए
हमारी विदेशों पर निर्भरता को कम करने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसकी वजह से भारत में बने प्रोडक्ट्स की भारत में बिकने की गारंटी भी है। और ये वो चीजें हैं जो भारत की आवश्यकता के अनुसार, हमारे क्लाइमेट के अनुसार, हमारे लोगों के स्वभाव के अनुसार निरंतर इनोवेशन होने की संभावना इसके अंदर अपने आप समाहित है। चाहे हमारी सेना हो या फिर हमारा आर्थिक भविष्य, ये हमारे लिए एक प्रकार से पॉजिटिव लिस्ट ही है और वो आपके लिए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। और मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूं कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे डिजाइन करने, जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में है, वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाएगी। आपने देखा होगा रक्षा के कैपिटल बजट में भी डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए एक हिस्सा रिजर्व कर दिया गया है। ये भी हमारा एक नया इनिशिएटिव है। ये प्राइवेट सेक्टर से आग्रह करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और डेवलपमेंट में भी आप आगे आएं। भारत का विश्व भर में परचम लहराएं, मौका है, जाने मत दीजिए। इंडिजीनियस डिजाइन और डेवलपमेंट के क्षेत्र में डीआरडीओ का अनुभव भी देश के प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए। इसमें नियम कायदे आड़े न आए, इसके लिए डीआरडीओ में बहुत तेजी से रिफॉर्म भी किए जा रहे हैं। अब प्रोजेक्ट्स की शुरुआत में ही प्राइवेट सेक्टर को शामिल कर लिया जाएगा। साथियों, दुनिया के अनेक छोटे छोटे देश पहले कभी अपनी सुरक्षा के लिए इतनी चिंता नहीं करते थे, लेकिन बदलते हुए वैश्विक माहौल ने, नई चुनौतियां सामने आने के कारण अब ऐसे छोटे छोटे देशों को भी अपनी सुरक्षा के लिए चिंता करनी पड़ रही है। सुरक्षा उनके लिए भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय बनता जा रहा है। ये बहुत स्वाभाविक है। ऐसे छोटे और गरीब देश अपनी सुरक्षा जरूरतों के लिए स्वाभाविक रूप से भारत की तरफ देखेंगे, क्योंकि हम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग की ताकत रखते हैं, हम क्वालिटी प्रोडक्ट की ताकत रखते हैं। सिर्फ आगे बढ़ने की जरूरत है। इन देशों की सहायता करने में भी भारत की बड़ी भूमिका है। भारत के विकसित होते डिफेंस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका भी है, बहुत बड़े अवसर भी है। आज हम 40 से ज्यादा देशों को डिफेंस का सामान निर्यात कर रहे हैं। इंपोर्ट पर निर्भर देश की पहचान से बाहर निकलकर हमें दुनिया के अग्रणी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में अपनी पहचान बनानी है और आपको साथ लेकर के इस पहचान को मजबूत करना है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि एक हेल्दी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के लिए बड़े उद्योगों के साथ ही छोटी और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी बहुत जरूरी है। उसका पूरा जाल बिछाना पड़ता है। हमारे स्टार्टअप्स बदलते समय के साथ तेजी से बदलाव करने के लिए जरूरी इनोवेशन हमें दे रहे हैं। हमारी रक्षा तैयारियों में हमें आगे रख रहे हैं। एमएसएमईज तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए रीढ़ का काम करती है। आज जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं उससे एमएसएमईज को ज्यादा आजादी मिल रही है, उनको एक्सपांड करने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। ये एमएसएमईज मीडियम हो या बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो,
हर कोई एक दूसरे को मदद करते हैं, जो पूरे इकोसिस्टम में फायर पावर ऐड करते हैं। ये नई सोच और नई अप्रोच हमारे देश के नौजवानों के लिए भी बहुत अहम है। आईडेक्स जैसे प्लेटफॉर्म हमारी स्टार्टअप कंपनीज और युवा एंटरप्रेन्योर्स को इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही हैं। देश में आज जो डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वो भी स्थानीय उद्यमियों, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मदद करेंगे। यानी आज हमारे डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को हमें जवान भी और नौजवान भी, इन दोनों मोर्चों के सशक्तिकरण के रूप में देखना होगा। साथियों, एक समय था जब देश की सुरक्षा जल, थल और नभ की सुरक्षा से ही संबंधित थी। अब सुरक्षा का दायरा जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ गया है और इसकी बहुत बड़ी वजह आतंकवाद जैसे हथकंडे हैं। इसी तरह साइबर अटैक एक ऐसा नया मोर्चा खुल गया है जिसने सुरक्षा का पूरा आयाम ही बदल दिया है। एक जमाना था जब सुरक्षा के लिए बड़े बड़े हथियार मंगाने होते थे। अब एक छोटे से कमरे में छोटे से कंप्यूटर से भी देश की सुरक्षा का एक पहलू संभालना पड़े, ऐसी स्थिति बन चुकी है। और इसलिए हमें परंपरागत डिफेंस आइटम के साथ ही 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवेन आवश्यकताओं को देखते हुए ही हमें एक फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ काम करना होगा और इन्वेस्टमेंट अभी करना होगा। इसलिए आज ये भी जरूरी है कि हमारे उच्च शिक्षा वाले संस्थानों में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में डिफेंस से जुड़े, डिफेंस स्किल से जुड़े कोर्सेज पर भी, स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रिसर्च और इनोवेशन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इन कोर्सेज को भारत की आवश्यकता के मुताबिक डिजाइन करना समय की मांग है। इसलिए परंपरागत डिफेंस के लिए जैसे एक यूनिफॉर्म वाला फौजी होता है, वैसे ही हमें एकेडमिक वर्ल्ड वाले, रिसर्च करने वाले, सुरक्षा एक्सपर्ट को भी देखना होगा। हमें इस आवश्यकता को समझते हुए भी कदम उठाने होंगे। मुझे उम्मीद है अब आप लोग इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। साथियों, मैं रक्षा मंत्रालय और आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज की चर्चा के आधार पर एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान और एक परफेक्ट रोड मैप बनाया जाए और उसे सरकार और प्राइवेट दोनों की भागीदारी से इंप्लीमेंट किया जाए। आपकी चर्चा, आपके सुझाव देश के रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, इसी कामना के साथ मैं आज के वेबिनार के लिए, आपके उत्तम विचारों के लिए और देश को सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आत्मनिर्भर का मंत्र एक बार फिर से दिया और साथ ही साथ ये कहा कि डिफेंस में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तेजस शान से उड़ रहा है। मेक इन इंडिया पर भी यहां पर उन्होंने बल दिया। डिफेंस में उन्होंने जिक्र किया कि बजट बढ़ाया गया है।